सीतापुर नाम के गांव में शारदा नाम की औरत रहा करती थी। उसके पति के देहांत के बाद वह मजदूरी का काम किया करती थी। उसे एक रानी नाम की लड़की थी जो स्कूल में जाती थी। शारदा जब मजदूरी का काम किया करती थी तब रानी स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। जब जब रानी को समय मिलता वो भी अपनी माँ के साथ काम पर चली जाया करती थी। दूसरे गांव में अगर मजदूरी का काम मिला तो शारदा रानी को लेकर दूसरे गांव चली जाती थी। एक दिन अपना काम खत्म करके शारदा जंगल के रास्ते से घर जा रही थी। तभी भूख लगने की वजह से शारदा और रानी एक पेड़ के नीचे रोटी खाने के लिए बैठ जाती है। शारदा रानी से, रानी बेटी चलो हम पहले खाना खा लेते हैं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो ना खाना खाते हैं। दोनों माँ बेटी खाना खाना शुरू कर रही थी। तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आकर, मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। आइए माँ जी हमारे साथ खाना खा लीजिए। ऐसा कहकर शारदा बूढ़ी औरत को 2 रोटियां दे देती है। बूढ़ी औरत भूखी होने की वजह से वह 2 रोटी झट से खा लेती है। तभी बूढ़ी औरत, मुझे और भूख लगी है, मुझे और खाने को दो। उसकी बातें सुन शारदा ने उसे अपने हिस्से की रोटी भी खाने को दे दी। तभी बूढ़ी औरत ने वह रोटी भी खा ली। यह देख रानी बूढ़ी औरत से, दादी जी लगता है आपको बहुत भूख लगी है, ये लीजिए मेरे हिस्से की रोटी भी आप ही खा लीजिए। ऐसा कहकर रानी ने भी अपनी रोटियां बूढ़ी दादी को दे दी। बूढ़ी दादी ने रानी के हिस्से की रोटी भी खा ली। तभी बूढ़ी दादी शारदा से, क्या तुम्हारे पास इतनी ही रोटियां थी? देखिए माँ जी, मैं काम खत्म करके घर जा रही थी। हमने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ 6 ही रोटियां लाई थी। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर आपको बहुत भूख लगी है तो माँ जी आप हमारे साथ हमारे घर चलो। मैं आपको हर रोज आपको जितनी रोटियां चाहिए उतनी बनाकर खिलाऊंगी। क्या तुम सच में मुझे जितनी रोटियां चाहिए उतनी बनाकर खिलाओगी? अपनी जबान से बदलना नहीं, समझी? माँ जी मैं आपको जबान देती हूँ, आपको जितनी रोटियां चाहिए उतनी मैं आपको बनाकर खिलाऊंगी। बूढ़ी औरत उसकी बातें सुन जोर जोर से हंसने लगी और उसने एक बड़े राक्षस का रूप धारण कर लिया। तभी उस राक्षस को देखकर रानी बहुत डर गई और अपने माँ के पास जाकर खड़ी रह गई। शारदा डर गई थी मगर उसने हिम्मत जुटाकर उस राक्षस से कहा, देखो मेरे कहे अनुसार मैं तुम्हें हर रोज रोटी खिलाऊंगी और जिस दिन मैं तुम्हें रोटी ना खिला पाई उस दिन मैं और मेरी बेटी अपने आप आकर तुम्हें सौंप देंगे। शारदा की बातें सुन राक्षस मान गई। शारदा और रानी अपने गांव लौट गए। तभी रानी शारदा से, माँ तुमने बड़ी खूबी से उस राक्षस से हम दोनों को छुड़ा लिया। नहीं बेटी, मैंने उस राक्षस से झूठ नहीं बोला। मैं सच में कल से उसे रोटियां बनाकर लेकर जाऊंगी। मैंने उसे वचन दिया है। ठीक है माँ। दूसरे दिन शारदा ढेर सारी रोटियां बनाकर एक टोकरी में भरने लगी। रानी ने भी उसकी मदद कर दी और वो दोनों टोकरी उठाकर जंगल में लेकर गए। वहाँ राक्षस शारदा से, वाह क्या खुशबू है, कहाँ है मेरी रोटियां? लाओ जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर राक्षस टोकरी की सारी रोटियां खा गई और राक्षस शारदा से, मुझे हर रोज ऐसे ही गर्मा गर्म स्वादिष्ट रोटियां खिलाना, वरना तुम दोनों को मैं ऐसे ही खा जाऊंगी। ऐसा सुनकर शारदा और रानी टोकरी लेकर घर लौट आए। वो दोनों हर रोज टोकरी भरकर रोटियां बनाती और उस राक्षस के लिए ले जाती। राक्षस भी बड़े मजे से गर्मा गर्म रोटी खाया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन रानी शारदा से, माँ हमारे पास रोटी बनाने के लिए थोड़ा भी आटा बचा नहीं है और हमारे पास के पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब हम क्या करें माँ? क्या करे बेटा, हम दोनों ने जबान दी है तो हमें जाना ही होगा। आज क्या होगा पता नहीं, उसका डर तो मुझे भी लग रहा है। उसी समय वह राक्षस बनी बूढ़ी दादी शारदा के घर आती है और शारदा से बूढ़ी औरत, आओ माँ जी, हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। इतने दिन मैंने मेहनत करके तुम्हारी भूख मिटाई है पर हमारे पास अब पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तुमने तो आज हमें जंगल तक आने की तकलीफ से भी बचा लिया है। आज तुम हम दोनों को ही खा लो। ऐसा कहकर शारदा अपने बेटी को गले लग जाती है। तभी बूढ़ी दादी एक देवी के रूप में बदल जाती है। वह बूढ़ी दादी राक्षस के सिवा देवी बनी देख शारदा और रानी अचरज से एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी देवी शारदा से, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी।
जब मैंने तुम दोनों को जंगल में देखा था तब तुम दोनों ने अपने पास की रोटी तो दी थी और अपने हिस्से की रोटी भी मुझे दे दी। मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। मैं परीक्षा लेने के लिए राक्षस में बदल गई और तुमने मुझे एक दिन भी नहीं कोसा और हर रोज अपने किए वादे के मुताबिक मुझे रोटी खिलाती रही। इससे मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। मैंने तुम दोनों जैसा नेक इंसान आज तक नहीं देखा। तुमने मुझे खाना खिलाकर संतुष्ट किया। आज से तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी माँ ने हीरे, पैसे, सोने के सिक्कों का ढेर बना दिया। शारदा और रानी तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी देवी शारदा से, तुम अब अपनी पूरी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सकती हो। और हाँ, तुम्हारे ऊपर मैं एक और बड़ी जिम्मेदारी डालने वाली हूँ। ऐसा कहकर देवी माँ ने अपना हाथ घुमाया और वहाँ एक जादुई छड़ी आ गई। वो छड़ी देवी माँ शारदा को देकर, तुम इस छड़ी को जैसे ही गोल घुमाओगी तब यहाँ ढेर सारी रोटियाँ तैयार होगी। तुम उन रोटियों को लेकर गरीबों में बांट देना। तुम गरीबों की सहायता कर उनकी भूख मिटाओगी। ऐसा कहकर देवी माँ आशीर्वाद देकर वहाँ से अदृश्य हो गई। तभी शारदा ने कीमती हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के और पैसे अलमारी में रख दिए और कुछ पैसों से शारदा ने नया घर भी बनवाया और उसमें रहने लगी। अगले दिन से शारदा उस जादुई छड़ी की सहायता से रोटियां बनाने लगी और रानी उन रोटियों को एक टोकरी में भरने लगी। पर्याप्त रोटियां जब बन जाए तब शारदा उसे बंद कर दिया करती थी। शारदा वो रोटियां हर रोज गरीबों में बांटती थी और कुछ रोटियां मंदिर में भी दान किया करती थी। वो रोटियां बांटते बांटते अपना जीवन हंसी खुशी गुजार रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए और भूखे की हमेशा भूख मिटानी चाहिए। कब हमारा नसीब चमक जाए ये हमें भी पता नहीं चलता। इसीलिए अच्छे कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। रामपुर नाम के गांव में राधा अपने पति सुभाष के साथ रहा करती थी। गरीबी के कारण उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मेहनत से मिला करती थी। राधा और सुभाष दोनों भी मजदूरी का काम किया करते थे। शादी के 1 साल बाद ही सुभाष ने दूसरी शादी कर ली और राधा को अकेले छोड़कर चला गया। ये देख राधा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी राधा को पता चलता है कि वह गर्भवती है। अब उसके आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। उसका अब जीने का एक ही सहारा बचा था, वो था उसका आने वाला बच्चा। अब दूसरे ही दिन राधा मजदूरी का काम करने चली जाती है। सुभाष के चले जाने के बाद राधा अकेली हो चुकी थी। वह खुद ही अपना ख्याल रखा करती थी। एक दिन सुभाष के चाचा जी राधा के घर आकर, अरे राधा बेटी, कहाँ जा रही हो? चाचा जी, मैं काम पर जा रही हूँ। काम पर जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ मेरी बच्ची, लाओ वो थैलियाँ मैं लेता हूँ। ऐसा कहकर चाचा जी उसके हाथ की थैलियाँ ले लेते हैं और राधा को बाजार छोड़ देते हैं। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं। राधा का 9वां महीना शुरू हो जाता है। एक दिन राधा की मौसी उसे काम करते देख, राधा 9वें महीने में तो आराम किया करो, चलो घर चलो। नहीं मौसी, आप तो जानती हो ना घर के हालात। मुझसे जब तक काम होता है तब तक मैं काम करूंगी। तू तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। अभी मैं घर जा रही हूँ, 15 दिन बाद वापस आऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखना। ठीक है मौसी, जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ मेरी बच्ची, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर मौसी गांव चली जाती है और इधर राधा काम पर हर रोज जाया करती थी। एक दिन रात के समय राधा के पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। राधा सुभाष के चाचा जी को बुला लेती है। वो जल्द ही राधा के घर पहुंच जाते हैं। जल्दी से राधा को अस्पताल में भर्ती भी करवाते हैं। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर चाचा जी से, बधाई हो, आपको पोता हुआ है। थोड़ी ही देर बाद राधा को होश आता है और चाचा जी उसे खुशी खुशी अपने बेटे का मुंह दिखाते हैं। देखो राधा, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। राधा अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपने सारे दुख दर्द वही भूल जाती है और अपने बच्चे की परवरिश करना शुरू करती है। कुछ दिन बीतने के बाद राधा अपने बेटे को अपने साथ लेकर ही काम पर जाती थी। जैसे जैसे सुधीर बड़ा होने लगा तो सारे बच्चों के साथ पिताजी को देखता तो अपनी माँ से, माँ, मेरे पापा कहाँ है? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते?
क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? अब राधा सुधीर को सारी सच्चाई बताने का फैसला कर लेती है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बेटे, तुम्हारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है और इसीलिए वो हमसे मिलने नहीं आते। उन्होंने हमें छोड़ दिया है। ऐसा कहते ही राधा के आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। वह आंसू देखकर सुधीर राधा से, रो मत माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा माँ। सुधीर की बातें सुन राधा अपने आंसू पोंछ लेती है और सुधीर को गले लगा लेती है। अब राधा सुधीर को स्कूल में भेजने का निर्णय लेती है और उसका दाखला करवाती है। सुधीर पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। उसका पढ़ाई में हमेशा ही अव्वल नंबर आया करता था। सभी शिक्षक भी उस पर बहुत खुश थे। सुधीर को पहला नंबर आने के कारण स्कॉलरशिप भी मिली थी और ये देख राधा को बहुत खुशी मिला करती थी। स्कूल खत्म होने के बाद सुधीर को अच्छे मार्क्स मिलने के कारण उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाता है। वहाँ सब अमीर लड़के पढ़ा करते थे, सबके पास गाड़ियाँ थी। ये देख सुधीर का दोस्त आनंद सुधीर से, अरे सुधीर, तू हमेशा पढ़ाई में फर्स्ट आता है, सब कुछ अच्छा है, मगर तेरे पास एक भी गाड़ी नहीं है। ये कितनी आश्चर्य की बात है। ये सुन सुधीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर वह अपने दोस्तों से झूठ बोलता है कि अरे तू क्या समझता है सिर्फ तेरे पास गाड़ी है? मेरी माँ ने मुझे मेरे जन्मदिन पर ही गाड़ी तोहफे में दी थी। मेरे पास भी गाड़ी है। ऐसा कहकर सुधीर वहाँ से चला जाता है। उसे अपने घर के हालात पता थे, लेकिन फिर भी अपने साथ पढ़ते बच्चों की शान और शौकत देख उसे भी मन ही मन लगने लगा था कि उनके जैसे कपड़े पहने, उनकी जैसी गाड़ी उसके पास हो। घर जाकर सुधीर अपनी माँ से, माँ, मुझे कल के कल ही बाइक चाहिए। अरे सुधीर, आज क्या हुआ है बेटा तुम्हें? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम तो जानते हो ना अपनी हालत। अभी हमारे पास पैसे कहाँ है? थोड़े थे वो तो तुम्हारे एडमिशन में चले गए। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मुझे वो कुछ पता नहीं माँ, मुझे कल सुबह बाइक चाहिए बस। ऐसा कहकर सुधीर गुस्से से बाहर चला जाता है। तभी राधा मन ही मन, सुधीर को मैं कैसे समझाऊं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? लेकिन आज तक मेरे बेटे ने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। आज पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है। मुझे उसे गाड़ी लेकर तो देनी ही होगी। ऐसा सोचकर राधा ने कुछ पैसे अपने सुख दुख के लिए जोड़े रखे थे। वो देखे उनमें कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। अब उसने गांव के सरपंच जी से मदद मांगने का विचार किया। राधा सरपंच जी से, मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, थोड़ी जरूरत है। कितने पैसे चाहिए थे तुम्हें राधा? एक गाड़ी आ जाए उतने ही पैसे चाहिए थे। मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके चुकता कर दूंगी। गाड़ी सुधीर के लिए ठीक है, लेकिन राधा, अगर नई गाड़ी लेने के बजाय तुम पुरानी गाड़ी खरीदोगी तो तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। ये तो आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है मालिक। क्या आप मेरी मदद कर देंगे? ऐसा कहकर सरपंच जी राधा के हाथों में पैसे रख देते हैं और उसे गाड़ी खरीदने में भी मदद कर देते हैं। दूसरे दिन सुबह सुधीर उठते ही राधा उसके हाथों में गाड़ी की चाबी रख देती है। तभी सुधीर बहुत खुश हो जाता है और गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। राधा सुधीर को खुश देख वो भी खुश हो जाती है। शाम के समय जब सुधीर कॉलेज से घर लौट रहा था, तभी बाइक का स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तुरंत ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। जैसे ही चाचा जी को ये खबर मिलती है, वो राधा के पास जाकर, अरे राधा बिटिया, कहाँ हो तुम? सुधीर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, चलो हमें जल्दी अस्पताल जाना चाहिए। ये सुन राधा जोर जोर से रोने लगी और भागते भागते अस्पताल में पहुंच जाती है। वहां जाते ही डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? एक्सीडेंट की वजह से सुधीर की एक आंख में गहरी चोट आई है। अब शायद ही सुधीर उस आंख से देख पाए। राधा ये बात सुन बहुत रोने लगती है और डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, कुछ ना कुछ तो उपाय होगा ना इस पर? प्लीज डॉक्टर, मेरे बेटे की आंख को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई उन्हें आंख दान में दे तो पेशेंट फिर से देख सकता है। डॉक्टर, मेरे बच्चे को मेरी आंख दे दीजिए। मैं तो एक आंख से अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। मेरे बेटे के सामने उसकी सारी जिंदगी पड़ी हुई है। उसको तो अभी पढ़ाई भी पूरी करनी है। आप उसे मेरी आंख दे दीजिए। ठीक है, जैसा आप चाहे। डॉक्टर, मेरे बेटे को कभी मत बताना
कि ये आँख मैंने उसे दी है। ठीक है। ऐसा कहकर राधा अपनी एक आँख सुधीर को दे देती है और खुद 2 दिन बाद घर चली जाती है। सुधीर हर रोज अपनी माँ की हॉस्पिटल में राह देखता है, लेकिन वो उसे मिलने नहीं आती तो सुधीर को बहुत गुस्सा आ जाता है। जैसे ही उसकी छुट्टी होती है वो घर जाता है और अपनी माँ से गुस्से में, अरे तुम कैसी माँ हो, एक दिन भी मिलने अपने बेटे से हॉस्पिटल में नहीं आई, और मेरी तबीयत कैसी है क्या है तुम्हें कुछ नहीं जानना था। भला हो उस औरत का जिसने मेरा बिल भर दिया, और दादाजी आते थे हॉस्पिटल में तो अच्छा लगता था, आपके बारे में पूछो तो कोई कुछ ना कहता। बेटे मेरी कुछ मजबूरी थी। आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी माँ, भगवान तो तुम्हारी जैसी माँ किसी को ना दे। सुधीर इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं। उसकी ओर देखे बिना ही वो शहर चला गया अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने के लिए। राधा की आंख में से आंसू निकलने लगे। वो इतनी जोर जोर से रोने लगी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी सरपंच जी पैसे मांगने वहां आते हैं। राधा, मेरे पैसे कब लौटाने वाली हो? सरपंच जी, मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए। मुझ अभागे पर इतनी दया कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने की और मोहलत देता हूँ। धन्यवाद सरपंच जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। सरपंच जी वहां से चले जाते हैं। ये सारी बातें सुधीर को पता ही नहीं थी कि आखिर उसकी माँ ने उसके बचपन से लेकर आज तक उसके लिए क्या किया है। कुछ साल बीत जाते हैं। अब सुधीर अफसर बन गया था, लेकिन अपनी माँ पर इतना ज्यादा गुस्सा था कि अपनी माँ से एक बार भी नहीं मिलने आया था। राधा पर मजदूरी करके सरपंच जी के पैसे लौटाने की नौबत आ गई थी। अब राधा बहुत थक चुकी है। एक दिन अचानक से उसे पता चलता है कि उसका लाडला बेटा एक अफसर बन गया है और सरपंच जी ने उसे अपने गांव बुलाया है। वह दौड़कर वहां चली जाती है। वहां जाते ही राधा मन ही मन, कितने साल बीत गए, अब मेरे बेटे का गुस्सा भी चला गया होगा। कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा आज कि उसका यहाँ गौरव किया जाने वाला है। सुधीर बहुत बड़ी गाड़ी में से अपनी पत्नी के साथ नीचे उतरता है। ये देख राधा चौंक जाती है। वो अपनी माँ को देख उसे नजरअंदाज करता है और अपने दादाजी से, दादाजी आप कैसे हो, सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? हाँ ठीक हूँ बेटा। और ये क्या बेटा, तुमने शादी की और हमें बताया भी नहीं? सुधीर मुस्कुराकर वहां से जाने लगता है। तभी राधा उससे बात करने के लिए आगे जाती है तो सुधीर सरपंच जी के साथ स्टेज पर चला जाता है। ये देख राधा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपना बेटा इतना बड़ा अफसर बना है ये देख मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। ये सारी बातें चाचा जी दूर से देख रहे थे और कुछ वक्त बाद चाचा जी सुधीर से, सुधीर, कोई अपनी माँ के साथ ऐसा करता है क्या? वो मेरी माँ कहने के लायक नहीं है दादाजी। वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती, सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। भला ऐसी कोई माँ होती है? सुधीर, कोई अपनी माँ के साथ ऐसा करता है क्या? वो कितने दिन से तुम्हारी राह देख रही थी। दादाजी, उसके लिए तो मैं हॉस्पिटल में ही मर गया था, जहाँ वो मुझे देखने तक नहीं आई। ये सुन राधा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी चाचा जी सुधीर को एक जोर का थप्पड़ लगाते हैं और सारी हकीकत बताते हैं। सुधीर, राधा तुमसे मिलने नहीं आ पाई क्योंकि उसने तुम्हें अपनी आंख डोनेट की थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो तुम जिंदगी भर के लिए एक आंख से अंधे हो जाते। ऐसी माँ नसीब वालों को मिलती है सुधीर, तुम्हें तो इसकी कोई कदर नहीं है। कभी अपनी माँ से पूछा कि आखिर उसके आंख को क्या हुआ है? सुधीर चाचा जी की बातें सुनकर चौंक जाता है और भागते हुए अपने माँ के पास आता है। अपने माँ के पैर पकड़कर माफी मांगता है। सुधीर की आंखों में आंसू देख राधा उसे माफ कर देती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाते थे। लेकिन बुढ़ापे के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते तो कभी हाथ से दूध छलककर फर्श पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। हाँ, अब हमें इनका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, हाँ, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे
और हम इस तरह से हमारी चीज़ों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वही अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उन्हें खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया ताकि और बर्तन टूट फूट ना सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनके आंखों में आंसू दिखाई देते। ये सब देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता और अब तो वो उनकी छोटी सी छोटी गलती पर उन्हें बहुत सारी बातें सुना देते। वहां बैठा उनका छोटा लड़का राजू भी ये सब बड़े ध्यान से देखता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले राजू को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। बेटे, ये तुम क्या बना रहे हो? राजू ने बड़ी ही मासूमियत के साथ जवाब दिया। पिताजी, मैं तो आप लोगों के लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको भी लकड़ी के कटोरे में ही खाना पड़ेगा ना। और वो पुनः अपने काम में लग गया। इस बात का उनके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर लेकर आए और फिर कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। देखा दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या मोरल वैल्यूज देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम अपने बच्चों को बस ये उपदेश देते रहे कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उलट व्यवहार करें, तो बच्चे भी ऐसा ही करना सीखते हैं। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को अपनी संतान भी अपने लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे।